ऐसे भी करके काम कंप्लीट करना अच्छा काम नहीं होता और इसीलिए दोस्तों लाइफ में डिसिप्लिन को होना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है लेक्चर नंबर 2 ओसीएम का। जी हां दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 ओसी का और चैप्टर नंबर 1 का ये दूसरा आंसर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे सुपर हिट आंसर है, एग्जाम में आता ही आता है और पिछले 8-10 साल के पेपर अगर निकाल कर देखेंगे तो हर पेपर में आपको ये आंसर दिखाई देगा। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स। जी हां दोस्तों, एकदम श्योर शॉट और मार्क्स कमाने वाला आंसर है ये। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। महान आत्मा हेनरी फेयोल के दिए गए ये 14 प्रिंसिपल्स। जी हां, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये उसूल और आदर्शों की तरह हैं जो जनरल गाइडलाइंस की तरह आपको बेहद सक्सेसफुल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहीं ना कहीं ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो जनरल गाइडलाइंस हैं जो हर मैनेजर फॉलो करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सफलता की सीढ़ियां चढ़ा सकता है और इसीलिए ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना कि इनका नेचर कैसा है, आज हम इन प्रिंसिपल्स को ही जानने वाले हैं। क्या है ये 14 प्रिंसिपल्स? अनुमान एग्जाम के अंदर पिछले कई सालों में अगर आप पेपर्स देखेंगे, पास पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो पास पेपर्स में आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल, एक्सप्लेन एनी 7 प्रिंसिपल्स, इस तरह से क्वेश्चन आता ही है। कुल मिलाकर के 14 प्रिंसिपल्स हैं और ये वीडियो के जरिए आप सभी प्रिंसिपल्स को आसानी से समझ जाएंगे, एकदम सिंपल और आसान तरीके के साथ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, ताकि आप सभी प्रिंसिपल्स को बारीकी से समझ पाएं और उसे अच्छे से लिख करके एग्जाम में प्रेजेंट भी कर पाएं। कहानी हेनरी फेयोल की पहले समझ लेते हैं। हेनरी फेयोल भाई साहब जो हैं ये एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर हैं। कौन है भैया? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। और इन्होंने मेहनत करके अपनी सफलता जो है अर्जित की बड़े ही मेहनत के साथ। आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, फेयोल proposed 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। म्हणजे वागाचे पंजे। याद रखिए दोस्तों, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर वो थे और उन्होंने अपने करियर के अंदर जो भी उतार चढ़ाव देखे, जो भी ऑब्जर्वेशंस किए, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जो भी अनुभव किया, उसके आधार पर उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल जो है वो दुनिया के सामने रखे हैं। दोस्तों हेनरी फेयोल की कहानी बड़ी ही सिंपल है और उन्होंने अपनी किताब जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पेश किया है। दोस्तों उनका कंट्रीब्यूशन बेहद मैनेजमेंट की दुनिया में माना जाता है, डंके की चोट पर फॉलो किया जाता है। सारी मैनेजमेंट की किताबों के अंदर इनका जिक्र एक बार तो होता ही है और इसीलिए इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो ये कुछ लाइनें हैं जो आपके आंसर को एकदम 4 चांद लगा देती हैं। आप हैं सुपरस्टार और आप ही के लिए है ये सुपरस्टार बैच एब्सोल्युटली फ्री। तो यार बन जाओ सुपरस्टार और एग्जाम में कर दो अपना बेड़ा पार। ये कुछ लाइंस हैं जो होनी ही चाहिए। फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, बाद में सक्सेसफुल मैनेजर बन गए और कई एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बाद उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो लोगों के सामने रखे अपनी किताब जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में और उनके ग्रेट कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये इंट्रोडक्शन हेनरी फेयोल का आप समझ पाए होंगे। बात करते हैं दोस्तों इन प्रिंसिपल्स की। तो फेयोल कहते हैं ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, these statements सर्व एज अ गाइडलाइन। क्या है ये? गाइडलाइन मतलब ये कंपल्सन या एकदम जरूरी या यही करो, ऐसा ही करो, यही करो, अपनी पटेली नहीं किया। यहां पर हेनरी फेयोल जो है वो एकदम सहज तरीके से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं कि ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, ऐसा करोगे तो बेहतर होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन सफलता की ओर बढ़ेगा। दोस्तों इसीलिए these statements serve as guidelines for decision making and management actions। तो कुल मिलाकर के ये जो 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल ने दिए हैं, ये 14 प्रिंसिपल्स एकदम कड़क हैं और ऐसी गाइडलाइंस हैं जो हर कोई छोटा हो या बड़ा अपने जीवन में उतार सकता है और एक अच्छा सक्सेसफुल मैनेजर बन सकता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिला सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए आगे और 14 प्रिंसिपल्स जो हैं उन्हें बारीकी से समझ लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। और ये ट्रिक जो है इनको याद करने की, एग्जाम में लिखने की, ये आपको बेहद काम आने वाली है। जी हां दोस्तों, आपके सामने है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आहा, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एकदम गाड़ देना है, दिमाग में फिट कर देना है। मैं थोड़ा साइड में हो गया हूं ताकि आप पूरे प्रिंसिपल्स को एक ही बार में समझ सकें। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को याद करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है ऐड
इन सोर्स। क्या है? एड 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 इन सोर्स। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और आंसर का नाम एड इन सोर्स। आंसर का नाम एड इन सोर्स। क्या नाम है? एड इन सोर्स। याद रखिए दोस्तों, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आपको अपनी जड़ों में डालना है। मैनेजर को अपनी बुनियाद इसी से बनानी है और ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप इसे अपने रूट्स में ऐड कर लेंगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा। और इसीलिए दोस्तों याद रखिए, क्वेश्चन है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और आंसर है ऐड इन सोर्स। ऐड इन सोर्स। जहां ए से आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिवीजन ऑफ वर्क डिसिप्लिन, तो हो गया ऐड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क डिसिप्लिन, authority and responsibility, division of work, discipline, add, yes, add, yes, add. क्वेश्चन का नाम है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और आंसर का नाम एड इन सोर्स। ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, डी से डिसिप्लिन, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव। जी हां दोस्तों, यहां पर हमने देख लिया एड इन। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो एड इन सोर्स में देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स, और ये सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को सफलता की सीढ़ियां चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले एस से मैं आपको बता दूं 3 पॉइंट्स हैं। यस, देयर आर 3 पॉइंट्स। सबसे पहला सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट सबऑर्डिनेट करना चाहिए। इसके अलावा स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, और बात करें ओ से तो ओ से ऑर्डर, ओ से ऑर्डर, ओ से ऑर्डर। बात करें यू से तो 2 पॉइंट्स निकल करके आते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एड इन सोर्स। इसके अलावा आर से आता है रेम्यूनरेशन, पगार। इसके अलावा सी से सेंट्रलाइजेशन, और ई से आखिरी 2 पॉइंट्स निकल करके आते हैं इक्विटी एंड एस्पिरिट दी कॉर्प्स। ये क्या है, क्या है इन पॉइंट्स के अंदर, ये सारी बातें हम डिटेल में जानने वाले हैं। ये वीडियो आपको अंत तक देखना है और समझना है, बारीकी से लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस करना है, हर पॉइंट को डिटेल में समझेंगे दोस्तों। वंस अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन का नाम है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और आंसर का नाम है एड इन सोर्स। आंसर का नाम एड इन सोर्स। ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, और डी से डिसिप्लिन, ऐड हो गया। इसके अलावा इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके इतने पॉइंट्स पहले समझ लेते हैं और लिख करके इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों जिम्मेदारी वाला प्रिंसिपल है ये। याद रखिए दोस्तों, आप किसी को काम सौंप रहे हैं तो आप उसे निर्णय लेने का हक और अधिकार भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों सिर्फ अधिकार मिल जाने से कुछ नहीं होता, आपको जिम्मेदार भी बनना पड़ता है। अधिकार जिम्मेदार, अधिकार जिम्मेदार, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये साथ साथ ही चलती हैं। आप सिर्फ अथॉरिटी ले लेंगे और जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी से भागेंगे, तो कभी भी आप सफलता हासिल नहीं करेंगे। और इसीलिए हेनरी फेयोल का ये पहला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कहता है अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजंस। अथॉरिटी क्या है? राइट टू टेक डिसीजंस। अथॉरिटी क्या है? राइट टू टेक डिसीजंस। इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। ये बहुत जरूरी है कि मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से, अपने जूनियर से सही तरीके से काम करवाए। जिस तरह एक क्रिकेट टीम का कप्तान होता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है कि यार वो एक बॉलिंग यूनिट बनाए, एक बैटिंग यूनिट बनाए और उनसे अच्छे से अच्छा काम निकलवाए। बॉलर्स को उनकी जिम्मेदारियां पता हो, और बॉलर्स में जो एकदम स्पीयर हेड, जो टॉप का बॉलर हो, उसे जिम्मेदारी दी जाए, उसे अथॉरिटी दी जाए कि भाई तू जो अपने नए बॉलर्स हैं उनको समझाया करो, उनसे अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करवाया कर। सिमिलरली जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं उनको भी एक जिम्मेदारी मिली होती है कि आप जो है बैट्समैनों से इस तरह से काम करवाएं, फील्डर्स से इस तरह से काम कराएं। एक कप्तान एक मैनेजर के रोल में होता है, और वो भी अथॉरिटी के साथ साथ जिम्मेदारी लेता है टीम की जीत और टीम के हार की। यही प्रिंसिपल है दोस्तों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। वंस अगेन आई रिपीट, सबसे पहली लाइन मार्क कर दीजिएगा, राइट टू टेक डिसीजन म्हणजे अथॉरिटी, इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखिए, ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब साथ साथ आते हैं, अकेला नहीं आता है। याद रखिए, इफ द मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट अ टास्क विद अ गिवन टाइम, he should be held responsible if it does not get complete. Yes, बहुत ही सिंपल बात है दोस्तों, अगर आपको कोई काम असाइन किया गया है और वो काम आपको दिए गए समय में कंप्लीट करना है तो आपको करना ही है।
अगर आप नाटक करते हो, बहाने बनाते हो, एक्सक्यूज देते हो, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जवाब भी देना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ काम। और यही होती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल if does not complete the work in given time. Manager should have proper authorities to take managerial decision on his own respect to the goal, यानी गोल के हिसाब से, टारगेट अचीव करने के हिसाब से निर्णय लेने का अधिकार भी मैनेजर्स को होता है और वो उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। उम्मीद करता हूं पहला प्रिंसिपल आपको समझा होगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी मतलब राइट टू टेक डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। यहां पर याद रखिए दोस्तों, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दोनों साथ साथ ही आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रिंसिपल की ओर। अगला प्रिंसिपल है बढ़िया सा, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। डिविजन ऑफ वर्क मतलब काम का बंटवारा। जेनो काम तेने साजे, बीजा करे तो गोता खाए। याद रखिए दोस्तों, जिसका काम बेस्ट है ना, उसी का काम वो होता है जिसमें वो माहिर होता है। याद रखिए दोस्तों, अगर कोई फाइनेंस में बहुत अच्छा है तो उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही काम मिलना चाहिए। अगर वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। डिविजन ऑफ वर्क बहुत जरूरी है। एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता, और करेगा तो अच्छे से नहीं कर सकता, एफिशिएंटली नहीं कर सकता। इसीलिए बिजनेस में डिवीजन ऑफ वर्क, मैनेजमेंट में डिवीजन ऑफ वर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। फेयल कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स, जैसे कि टेक्निकल काम, फाइनेंशियल काम, कमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल एक्सेट्रा। इस प्रकार अलग 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 कामों का बंटवारा करके ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम निकलवा सकते हैं। इट इज असाइन्ड टू एम्प्लॉइज एज पर देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें काम देना चाहिए, उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें काम करवाना चाहिए। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी, किसमें मदद करता है ये? इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज ऑफ एम्प्लॉइज व्हिच अल्टीमेटली टर्न्स इनटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल। इससे होता यह है कि एफिशिएंसी बढ़ती है, बेहतर से बेहतर होने की लोग कोशिश करते हैं और इसी से जीत हासिल होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दो प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। हम पढ़ रहे हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और आंसर का नाम है एड इन सोर्स। आंसर का नाम है एड इन सोर्स। आंसर का नाम है एड इन सोर्स, जहां ए से अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डी से डिवीजन ऑफ वर्क। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट भी डी से निकल करके आता है अपने सामने, डी से डिसिप्लिन। भैया डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, बिना डिसिप्लिन के किया गया काम कभी सफलता हासिल नहीं करता है। और मैनेजमेंट में भी, एक ऑर्गेनाइजेशन में भी एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट तभी होगा जब लोग डिसिप्लिन से काम करेंगे। यार बेसिक डिसिप्लिन होना तो बहुत जरूरी है। जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, जितने बजे आपको बोला है रिपोर्ट करने के लिए, उतने बजे आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम पे आएंगे नहीं तो आप कैसे भी आलस में काम करते रहेंगे, काम ठीक ढंग से होगा नहीं और काम खत्म करने की जल्दी आपको लगी रहेगी। ऐसे भी करके काम कंप्लीट करना अच्छा काम नहीं होता और इसीलिए दोस्तों लाइफ में डिसिप्लिन को होना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है दैट डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसिप्लिन। टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, अपना काम करके जाओ और काम फिट मामला हिट और आंसर सुपर हिट, और उसी तरह से आपका काम भी सुपर हिट हो सकता है। दोस्तों एम्प्लॉइज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट रूल्स दैट गवर्न, ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। आप कॉलेज जाते होंगे, कॉलेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्कूल के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हर जगह पे अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। एक एम्प्लॉय का काम है कि उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करे और बेहद अच्छे तरीके से उन्हें फायदे में रह करके अपना ले। यस, डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। गुड डिसिप्लिन, गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। यानी अगर लीडर इफेक्टिवली खुद भी डिसिप्लिन्ड है तो भैया वो दूसरों में डिसिप्लिन को ला ही सकता है। इफेक्टिव लीडरशिप सभी को डिसिप्लिन बना देती है। याद रखिए देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स। बहुत ही स्टार्टिंग में ही एक मैनेजर को मीटिंग बुला करके सभी को क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहिए कि भैया ये रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये जरूरी है और ये आपको ऐसे ऐसे ही करना है। अगर आप इसमें जरा भी ऊंच नीच करेंगे तो भैया आप डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं, रूल्स को तोड़ रहे हैं, आपको हम निकाल देंगे। भैया इससे काम जो है ना एकदम सीरियस में भी होगा और अच्छे से भी होगा।
बेहतर से बेहतर आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन के हित में आता रहेगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, और इसीलिए देयर मस्ट बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। आखिरी लाइन इंपॉर्टेंट है, बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या क्या याद रख सकते हो इस पॉइंट में? सबसे पहला आप याद रख सकते हो, डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप याद रखो, वी शुड ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा डिसिप्लिन क्या करता है? हेल्प्स टू अचीव गोल्स। यहां पर मैंने मार्क जो किया है वो भी आप पढ़ लेंगे तो चलेगा। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। और आखिर में बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहां तीसरा पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, आसान सा, ADD, एड, A फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, D से डिवीजन ऑफ वर्क और D से डिसिप्लिन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, ये है इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव। एक कदम आगे रख के, आगे चल के, आगे बढ़ के आप जो है ना पहल कीजिए, इनिशिएटिव लीजिए। इससे मैनेजमेंट को भी अच्छा लगेगा और वो आपका सजेशंस जो है अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड कर पाएंगे। दोस्तों याद रखिए, इनिशिएटिव ये मैनेजर के लिए भी है और एम्प्लॉयज के लिए भी है। मैनेजर को, एज अ मैनेजर कोई अगर इनिशिएटिव ले रहा है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे इंक्लूड करना चाहिए, उसके जो सजेशंस हैं उन्हें सुनना चाहिए। उसे आप छिड़कार देंगे, हड़कार देंगे, फटकार देंगे तो वो इनिशिएटिव अगली बार लेगा ही नहीं। उसने अपना समझा होगा ऑर्गेनाइजेशन को, इसीलिए तो वो एक कदम आगे बढ़कर अपने सजेशंस दे रहा है। तो हमेशा ऐसे सजेशंस को सराहना चाहिए और उनको भले ही आप इंक्लूड ना करें लेकिन उसको डिस्कशन में ला करके डिसीजन उनके आसपास ही लेना चाहिए। इसी से ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी एनवायरनमेंट वर्किंग का बना रहता है। दोस्तों इनिशिएटिव रेफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे। खुद से, वॉलंटियरिंग मतलब खुद से आगे बढ़ करके बोलना कि मैं ये काम कर सकता हूं या इस तरीके से काम होना चाहिए, इसमें एक इनोवेटिव तरीका आना चाहिए। द फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज एनकरेजेस एम्प्लॉइज टू टेक इनिशिएटिव व्हाइल वर्किंग ऑन द गिवन टास्क। मतलब अगर आप सोचने की आजादी देंगे, काम करने का फ्रीडम देंगे, डिसीजंस लेने का मौका देंगे, तब ये इनिशिएटिव आएगा और एम्प्लॉय मोटिवेट होकर अलग अलग इनिशिएटिव्स लेता रहेगा। दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम्ड। यहां पर हेनरी फेयल सिर्फ एम्प्लॉयज को नहीं बोल रहा है, वो मैनेजर्स को भी बोल रहा है कि भाई इनिशिएटिव अगर कोई लेता है तो उसे वेलकम करो, उसको फिटकारो मत, झटकारो मत, उसको यार डराओ धमकाओ मत, उसकी सुनो। यस, ही शुड बी वेलकम्ड बाय द मैनेजर इंक्लूडिंग थॉरो डिस्कशन ऑन दोज न्यू आइडियाज। समझे कि नहीं? इससे एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, हेल्दी कल्चर बनता है और इसी से हम स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने 4 पॉइंट्स आसानी से कंप्लीट कर लिए हैं। ऐड इन आंसर का नाम है ऐड इन सोर्स, हमने ऐड इन कंप्लीट कर लिया है। अगले पॉइंट हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज आप जुड़ सकते हैं मेरी अनअकैडमी क्लास के साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाइव फ्री क्लास होगी, जरूर इसका फायदा उठाइए। अभी हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया है और यहां पर दोस्तों हमने कुल मिलाकर के जो 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोड लिए बिना पहले ये 4 पॉइंट्स जो है ना वो दिमाग में फिट कर लें, एकदम फिट कर लो। ये चारों पॉइंट्स को दिमाग में डाल दो। ऐड इन सोर्स ये हमारा आंसर है और हमने ऐड इन को तो कंप्लीट कर ही लिया है भैया। यस, ऐड इन कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे सारे पॉइंट्स को कंप्लीट करने की। यस, मैं चाहता हूं कि पहले ये 4 पॉइंट्स आप दिए गए एक्सप्लेनेशन के साथ लिख करके प्रैक्टिस करें। मुझे कमेंट में बताएं कि ये आपको कैसा लगा और कितना आपको समझ में आया है। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा दोस्तों, और वहां पर आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं इंस्टाग्राम पे आपके डाउट सॉल्व करने की। राजगुरु जयश्री मेरा आईडी है, जरूर मुझे फॉलो कीजिएगा और अपने डाउट्स अगर आपके पास कोई भी हैं तो आप पूछ सकते हैं यहां पर। इसके अलावा यू शुड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। और यहां पर दोस्तों स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे आपको ढेर सारे नोट्स मिलेंगे, भरपूर वीडियोस मिलेंगे, अलग अलग लेक्चर्स मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जैसा कि मैंने कहा, स्काई एजुकेशन ऐप ऑन प्ले स्टोर सुपर हिट ऐप है। ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसे डाउनलोड कर लिया है। और यहां पर दोस्तों आपको सुपरस्टार बैच ज्वाइन कर लेना है। सुपरस्टार बैच का कोड है सुपरस्टार 23। जी हां, ये सुपरस्टार 23 बिना स्पेस के स्मॉल लेटर्स में लिख के इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अपना प्यार बरकरार रखिए। ढेर सारी रिसोर्सेज आपके लिए हम रेगुलरली तैयार करते आ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में और इसी आंसर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।